हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 7th एसएसटी चैप्टर 2 वायुमंडल और जलवायु। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और क्लास 6 एसएसटी की अगर आपको तैयारी करना है अच्छे से तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड है और वन लाइनर क्वेश्चन ही बनाए गए हैं। राजस्थान जीके की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आरबीएससी बुक 6 to 8 कंप्लीट है। प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं और 9th की अभी चल रही हैं क्लासें। अभी वो 9th क्लास पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर जाकर आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 वायुमंडल और जलवायु। पहला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर कई प्रकार की गैसों का आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल किन मिश्रणों से बना हुआ है? तो यह अनेक गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना हुआ है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है जिससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग और भूमंडलीय तपन कहलाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो इसे हम भूमंडलीय तपन कहेंगे या ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। नेक्स्ट है, भूमंडलीय तपन का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का कितना प्रतिशत है? तो 20.95% ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछी जाती है तो आप अच्छे से याद रखना जितने भी गैसों के प्रतिशत आपको बताए जा रहे हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 70.08 70.08% है। इसे 71 भी आ सकता है एग्जाम में तो आप कंफ्यूज मत होना। और ऑक्सीजन का 21 भी पूछा जाता है, ऑप्शन में 21 भी आता है तो 21 या तो 21 होगा या फिर पॉइंट में दिया होगा। ठीक है। वायुमंडल में ऑर्गन का कितना प्रतिशत है? तो 0.93। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। उसी प्रकार से वायुमंडल में अन्य गैसें अब बची हैं तो अन्य गैसें जो भी हैं उनका 0.01% है वायुमंडल में। नेक्स्ट है, वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल को क्या कहा जाता है? तो गैसीय जल जो भी होता है उसे जलवाष्प कहा जाता है। जलवाष्प किस मंडल में पाई जाती हैं? तो जलवाष्प वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडल कि कौन सी परत में जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है? जलवाष्प पाया जाता है क्षोभ मंडल, या किस मंडल में पूछ लिया जाए तो भी कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है, आर्द्रता किसे कहते हैं? तो जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? धूल कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, जल की छोटी छोटी बूंदें जमकर जब बादलों का निर्माण करती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम संघनन कहते हैं। वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है? 5 परतों में विभाजित किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 है और आपको इन्हें क्रम से ही याद रखना है। क्रम से भी कभी पूछ लिया जाएगा तो इसलिए आपको है ना क्रम जैसे लिखी हुई है उसी तरीके से आपको याद रखना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत एवं सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। सबसे निचली यानी कि नीचे से स्टार्ट होगी, है ना, क्षोभ मंडल। जैसे कि ये है, ये इसमें क्रम भले ही ऐसे दे रखा है लेकिन अगर आप इसका कह सकते हैं डायग्राम बनाकर अगर आप याद करेंगे तो आपको सबसे नीचे की साइड आएगा क्षोभ मंडल, फिर दूसरे नंबर पे समताप, इस तरीके से, है ना, ऐसे चलेंगे। तो सबसे निचली परत वायुमंडल की क्षोभ मंडल हो गई हैं। सभी मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में
घटित होती है, तो मौसमी घटनाएं जो भी है क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। अब क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो नीचे से ही पृथ्वी का जो भाग है जहां हम रह रहे हैं उससे 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल पाई जाती हैं। तो नीचे ही है ना, और फिर हम ऊपर की ओर चलेंगे। ऑक्सीजन का अधिकांश भाग वायुमंडल की कौन सी परत में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा। ऊपरी सीमा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तो क्षोभ सीमा कहा जाएगा। शांत मंडल किसे कहते हैं, तो शांत मंडल क्षोभ सीमा को कहा जाता है। समताप मंडल कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, क्षोभ मंडल 13 हो गया। अब समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वायुमंडल के किस परत में वायुयान उड़ते हैं, तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैसें पाई जाती हैं, समताप मंडल में पाई जाती हैं। समताप मंडल के ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है, समताप सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जलकर भस्म हो जाते हैं, तो मध्य मंडल में जल जाते हैं। जब अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते तो किस परत में जलते हैं, वे मध्य मंडल में। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है, तो मध्य सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट आयन मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। सबसे नीचे थी 13, फिर 50, फिर 80 से 400, है ना। नेक्स्ट है पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं, आयन मंडल। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किस परत के द्वारा होता है, ओजोन परत के द्वारा होता है। अवशोषण पूछा है ना, आप वो परत मत समझना कि मंडल वाली होगी आयन मंडल या समताप मंडल, इस तरीके से आप ये मत कंफ्यूज मत होना। यहाँ पूछा है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, तो अवशोषण तो ओजोन परत ही करेगी। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। बहिर्मंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, हीलियम एवं हाइड्रोजन। किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अल्पकालीन यानी कि थोड़े समय के लिए जो दशाएं हैं या परिवर्तन हो रहा है किसी स्थान का, पर्यावरण के अंतर्गत किसी स्थान विशेष का अगर थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो रहा है तो उसे मौसम कहेंगे। जैसे कि ऋतुएं होती हैं, कहीं महीने गर्मी पड़ती हैं, कहीं 15 दिन पड़ती हैं, कहीं बारिश कितने दिन होती हैं, इस तरीके से अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को क्या, यानी कि अब लंबे समय के लिए अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। इन दोनों प्रश्न में आप कंफ्यूज मत होना, है ना। इसमें अल्पकालीन पर्यावरणीय दिशाएं हैं और इसमें दीर्घकालीन है। वायुमंडल के तत्व क्या क्या हैं, तापमान है, वर्षा है, वायुदाब है, आर्द्रता है और पवन है। सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान होता है। भूमध्य रेखा से किस ओर जाने से तापमान लगातार कम होता जाता है, ध्रुवों की ओर। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तो सीधी पड़ती हैं। ध्रुव पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी। सूर्य से दिन में पृथ्वी किन तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती हैं, तो अब सूर्य से दिन में लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है। यानी कि पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है ये तो है, लेकिन किन तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, लघु तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न है सूर्य से दिन में पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसका रात में किन तरंगों के रूप में विकिरण होता है, यानी कि तो दीर्घ तरंगों के रूप में यह पृथ्वी विकिरण कर देती हैं। तापमान को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं ना। तापमान की इकाई कौन सी है, तापमान मापने का यंत्र कौन सा है, तापमापी अथवा थर्मामीटर। धरातल से क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाने पर औसतन 165 मीटर की ऊंचाई पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितनी ऊंचाई पर, 165। ये
जो वायुमंडल की संरचना किससे संबंधित जो परत हैं, 5 परत और उससे संबंधित जो सारे प्रश्न हैं और जो भी इकाइयाँ हैं या मापने का क्या यंत्र हैं, ये सारे मतलब ये चैप्टर ही आपके लिए पूरा बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? वायुदाब। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग कितना भार पड़ता है? 1 किलोग्राम। अधिक वायुदाब कहाँ होता है? समुद्र तल पर होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर, यानी कि जब वायु अगर गर्म होगी तो वह स्वाभाविक रूप से ऊपर उठेगी, उस वहाँ निम्न वायुदाब होगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में कौन सा वायुदाब बनता है? तो निम्न वायुदाब बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ गर्म होकर वायु ऊपर की ओर उठती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु कैसी होती है? अब जहाँ अधिक तापमान में गर्म होगी और कम तापमान में ठंडी होगी। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायुदाब कैसा होगा? तो यहाँ पर उच्च होगा। ठंडी वायु कैसी होती है? ठंडी वायु भारी होती है और गर्म वायु कैसी होती है? हल्की होती है। हवाएं हमेशा किस ओर चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। वायुदाब को मापने की कौन सी इकाई है? मिलीबार। वायुदाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायुदाब मापी या बैरोमीटर कहते हैं। वायु की दिशा बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दिक्सूचक यंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायु की गति बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर कहलाता है। पूर्व से आने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी पवन कहा जाता है। पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी पवनें कहा जाता है। पर्वतों से आने वाली पवन को क्या कहते हैं? इन्हें पर्वत समीर कहते हैं। और घाटी से आने वाली पवन क्या कहलाती हैं? घाटी समीर। पूर्व से आने वाली पूर्वी समीर, पश्चिम से पश्चिमी समीर, पवन से तो घाटी से आने वाली घाटी समीर और पर्वत से आने वाली पर्वत समीर। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। यानी कि पवन किस गति से चलता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, ये याद रखना आप। ये परिभाषाएं हैं, इन्हें याद रखना जरूरी है। मुख्य रूप से पवन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से पवनें 3 प्रकार की होती हैं। अब 3 प्रकार की कौन कौन से? स्थायी पवन, सामयिक मौसमी पवनें और एक स्थानीय पवनें। इनमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ स्थायी और यहाँ स्थानीय है। नेक्स्ट है, स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती हैं? तो स्थायी पवन में व्यापारिक पछुआ, पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें होती हैं। नेक्स्ट है, जो पवनें वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलें उन्हें कौन सी पवन कहेंगे? स्थायी पवन कहेंगे। अगला प्रश्न है, जो पवनें विभिन्न ऋतुओं मौसम में अपनी दिशा बदलती रहे उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें सामयिक या मौसमी पवनें कहेंगे। यानी कि मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से अपनी दिशा, तो समय है ना, एक निश्चित समय के बाद अगर अपनी दिशा बदल रही, ये भी आ सकता है एक निश्चित समय के हिसाब से अगर अपनी दिशा बदलें जो पवनें, उन्हें सामयिक या मौसमी पवनें कहते हैं। यानी कि एक समय निश्चित रहता है कि गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से पवन चलेगी, सर्दी में सर्दी के हिसाब से, तो उस हिसाब से सामयिक या मौसमी पवनें कहा जाएगा। तटीय क्षेत्रों में रात्रि में चलने वाली पवन क्या कहलाती हैं? तटीय क्षेत्रों में चलने वाली पवन स्थल समीर कहलाती हैं। स्थल तटीय प्रदेशों में दिन में चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? यहाँ गलत टाइप हो गया है, दिन आता तो स्थल तटीय क्षेत्रों में दिन में चलने वाली पवनें समुद्री समीर कहलाती हैं। वे पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, क्या कहलाती हैं? यानी कि वे पवन जो किसी छोटे क्षेत्र में या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं स्थानीय पवनें कहलाती हैं। मौसम विशेष से बने परिवर्तित होगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें मौसमी पवनें। और एक था स्थायी पवन जो एक निश्चित दिशा में चलती है, और ये क्या है? वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चले तो यह स्थानीय पवन है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गर्मी की ऋतु में चलने वाली पवन लू कहलाती है। तो ये कौन सा उदाहरण है स्थानीय पवन का? रॉकी पर्वत पर चलने वाली स्थानीय पवन कौन सी है? तो चिनुक है। यूरोप में चलने वाली स्थानीय पवन कौन सी है? फोहन एवं मिस्ट्रल है।
पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना क्या कहलाता है? वर्षा कहलाता है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय वर्षा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विषुवत क्षेत्र कौन सा है ना? क्षेत्र पूछा है तो विषुवत रेखीय क्षेत्र है। और विश्व में पूछा है, विषुवत रेखीय क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर है। विश्व में मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र उष्ण शीतोष्ण कटिबंध का तटीय क्षेत्र है, जो कि मध्यम वर्षा वाले हैं। उष्ण शीतोष्ण कटिबंध के जो तटीय प्रदेश है वहाँ की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर। विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य भाग तथा शीतोष्ण प्रदेशों के पूर्वी भाग में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य भाग तथा शीतोष्ण प्रदेशों के पूर्वी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 25 से 100 सेंटीमीटर होती है। अगला है, ध्रुवीय क्षेत्र में वर्षा किस रूप में होती है? तो हिमपात के रूप में होती है। याद रखना, ध्रुवों में बर्फ होती है, इस कारण से वर्षा भी वहाँ हिमपात के रूप में होती है। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर है? 117 सेंटीमीटर है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक तापमान एवं आर्द्रता के कारण प्रतिदिन सायंकाल में कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा। और कहाँ होती है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम या चेरापूंजी। मासिनराम एवं चेरापूंजी कहाँ स्थित है? मेघालय राज्य की खासी पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों की जलवायु कैसी होती है? जहाँ वनस्पति अच्छी होगी वहाँ सम जलवायु होगी, और जहाँ वनस्पति कम होगी वहाँ की जलवायु उष्ण एवं शुष्क होगी। निम्न दाब के केंद्र होते हैं। निम्न दाब के केंद्र कौन होते हैं? चक्रवात होते हैं। चक्रवात के चारों तरफ कैसा वायुदाब होता है? तो उच्च वायुदाब होता है, यानी कि चारों तरफ उच्च वायुदाब होगा और केंद्र कैसा होगा इसका? निम्न दाब का। ठीक है। सामान्यतः चक्रवात कहाँ पर विकसित होते हैं? समुद्र पर विकसित होते हैं। सामान्यतः चक्रवात कहाँ पर वर्षा करते हैं? तो समुद्र में विकसित होंगे तो समुद्र के तटीय भागों में वर्षा करेंगे। अगला प्रश्न है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति कैसी होती है? तो इसकी गति धीमी होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति कैसी होती है? तीव्र होती है। और यहाँ क्या था? शीतोष्ण था, इसमें कंफ्यूज मत होना। शीतोष्ण की धीमी होगी और उष्ण की तीव्र होगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरेबियन सागर में क्या कहते हैं? टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन या जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? विली विलेज कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हवाओं के द्वारा निर्मित वृत्ताकार, अंडाकार आदि लहरनुमा आकार जिसके मध्य में उच्च दाब तथा परिधि की और निम्न वायुदाब होगा, यानी कि अंडाकार हुआ या वृत्ताकार हुआ या लहरनुमा आकार हुआ, उसके मध्य में बीच में वायुदाब उच्च वायुदाब होगा और बाहर की ओर निम्न वायुदाब होगा, प्रति चक्रवात कहलाएगा। प्रति चक्रवात में हवाएं कैसे चलती हैं? तो केंद्र से बाहर की ओर चक्राकार वलय में चलती हैं। प्रति चक्रवात हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? घड़ी की सुई के अनुरूप, जिस प्रकार से घड़ी चलती है उस प्रकार से। और प्रति चक्रवात हवाओं में दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत हवाएं होती हैं। प्रति चक्रवात मध्य अक्षांशों में कितने प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्रवातों के पीछे पीछे चलते हैं, यानी कि किन के प्रभाव से चलते हैं? तो पछुआ पवनों के प्रभाव से चलते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के जो तापमान में वृद्धि होती है तो उसे भूमंडलीय तपन कहा जाएगा। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाएगा। या आर्द्रता किसे कहते हैं? जलवाष्प को कहते हैं। धूल कणों से टकराकर सूर्य की किरणों का बिखरना प्रकिरणन कहा जाता है। यह आपका चैप्टर आज का पूरा कंप्लीट हो चुका है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आगे की वीडियो को देखने के लिए जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इसी तरीके की और भी वीडियो आपको डेली अपलोड होती रहेगी चैनल पर और आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल की वीडियो अगर आप देख रहे हैं और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे और मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमारी बनाई हुई वीडियो या हमारा दिया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। धन्यवाद।